एक टाइम था जब कोहिनूर इंडिया का केवल राइस ब्रांड नहीं था, ये इंडिया का ग्लोबली रिस्पेक्टेड बासमती ब्रांड था। मलेशिया एयरलाइंस का ऑफिशियल राइस, रॉयल पेल्सी से सप्लाई, प्रीमियम पोजिशनिंग, ग्लोबल रिस्पेक्ट एंड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिरयानी। और आज रिकवरी के लिए बैंक्स चक्कर काट रहे हैं, फैक्ट्रीज बिक चुकी हैं। क्वेश्चन राइस का नहीं है, क्वेश्चन ये है कि इतना पावरफुल ब्रांड धीरे धीरे वीक कैसे हुआ। और मुझे लगता है कि बिजनेस वर्ल्ड की ये सबसे डार्केस्ट रियलिटी है। बिजनेसेस कभी कभी या कभी भी एकदम से कोलैप्स नहीं होते। प्रेशर धीरे धीरे बिल्ड होता है एंड पब्लिक को ये बहुत बाद में नजर आता है, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेसेस ब्रांड से सरवाइव नहीं करते, सिर्फ बिजनेसेस सरवाइव करते हैं कैश फ्लो से, स्ट्रक्चर से एंड टाइमिंग से, और प्रेशर हैंडल करने की कैपेसिटी से। उसी बासमती इंडस्ट्री में 1950 में पंजाब के एक छोटे से गांव में रघुनाथ अरोड़ा जी ने राइस ट्रेडिंग की शुरुआत की। कोई ग्लैमर नहीं, कोई अवार्ड नहीं, बस एक सिंपल रूल, वही बेचो जो तुम खुद अपने घर में खाना पसंद करो। इसी सोच ने उनके छोटे से बिजनेस को आज 11,023 करोड़ के ग्लोबली ब्रांड में बदल दिया है। दावत इंडिया का लीडिंग बासमती ब्रांड, रॉयल यूएसए का नंबर वन बासमती ब्रांड विद 60% मार्केट शेयर। आज कंपनी की प्रेजेंस 80 प्लस कंट्रीज में है और फाइनेंशियल ईयर 26 का रेवेन्यू 11,023 करोड़ रुपए। सिर्फ एक साल में 26% की ग्रोथ। सेम इंडस्ट्री, सेम प्रोडक्ट, फिर रिजल्ट इतना अलग क्यों? क्योंकि कुछ बिजनेसेस सिर्फ चावल नहीं बेचते, ये ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। आज इस वीडियो में हम वो 3 डिसीजंस जिन्होंने इस कंपनी को इस लेवल तक पहुंचा दिया, ये स्टडी करेंगे। साथ ही 3 रियल कैलकुलेशंस जो कि आप भी अपने बिजनेस में कैलकुलेट करके अपने बिजनेस को ग्रोथ की तरफ ले जा सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बिकॉज इस वीडियो में हम इन डेप्थ दोनों कंपनीज को स्टडी करने वाले हैं इसे, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। अब सबसे पहले दोनों कंपनीज की स्टोरी को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप दोनों कंपनीज की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को जान पाएंगे एंड ये समझ पाएंगे कि बिजनेस वर्ल्ड में ऐसा होता क्यों है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोहिनूर की स्टोरी। अमृतसर 1960s। 3 भाई, जुगल किशोर, सतनाम और गुरनाम अरोड़ा जी, एक छोटी सी गली से राइस ट्रेडिंग का बिजनेस। तब कंपनी का नाम था सतनाम ओवरसीज एंड काम क्या था? इंडिया के सबसे महंगे, सबसे लंबे, सबसे खास चावल बासमती, उसे लोगों तक पहुंचाना। 1989 में फॉर्मली कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, क्वालिटी पे पूरा ध्यान दिया एंड इंडिया का पहला राइस प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्ट किया। तब उन्होंने आईएसओ 9002 सर्टिफिकेशन लिया और 1992 में सतनाम ओवरसीज से नाम बदल के कोहिनूर फूड्स रख दिया। द बेस्ट, द फाइनेस्ट, द डायमंड ऑफ राइस। फिर वो मोमेंट आया जब कोहिनूर ऑर्डिनरी बासमती ब्रांड से एक लीजेंड ब्रांड बन गया। मलेशिया एयरलाइंस ने कोहिनूर को सिलेक्ट किया, इंडिया का पहला ब्रांडेड फूड जो उनके इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर सर्व होना शुरू हुआ। सोचिए, 35,000 फीट की हाइट पे जो पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे हैं, उन्हें पहली बार एक इंडियन ब्रांड सर्व किया जा रहा था। जी हाँ, कोहिनूर ब्रांड के राइस उन्हें खाने में सर्व किए जा रहे थे। ये सिर्फ एक डील नहीं थी, ये एक सर्टिफिकेट था वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का। फिर एक एक करके दुनिया के बड़े एंड प्रेस्टिजियस कस्टमर्स ने कोहिनूर को अपनाया। रॉयल पैलेसिस ऑफ ब्रुनेई, एमिरेट्स, सेल्यूट ऑफ ओमान, ये वो लोग थे जो वर्ल्ड की बेस्ट चीज को डिजर्व करते थे एंड अफोर्ड कर सकते थे। उन्होंने कोहिनूर को चुना। इसके बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर
वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिरयानी, 60 से ज्यादा कंट्रीज में प्रेजेंस, एक छोटी सी अमृतसर की गली से वर्ल्ड्स की अलग अलग मार्केट्स में पहचान बनाना, 2007 में अमृतसर को बंद करके मुरथल सोनीपत में कंसोलिडेट किया एक बड़ा मॉडर्न प्लांट, 50 मीट्रिक टन की डेली की कैपेसिटी एंड आईएसओ सर्टिफाइड, दुनिया के सबसे एडवांस प्लांट में से एक। सन 2000 तक आते आते इंडिया में बासमती एक्सपोर्ट के लिए सबसे बड़ी मार्केट थी ईरान। सुनने में अच्छा लगता है, पर यदि हम नंबर्स की बात करें, इंडिया के टोटल बासमती एक्सपोर्ट्स का 34% सिर्फ ईरान को जाता था। ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों मिलकर के इंडिया के बासमती एक्सपोर्ट्स में 60 से 70% की मार्केट को कैप्चर कर रहे थे। मतलब हर 10 रुपए का बासमती जो कि एक्सपोर्ट हो रहा है, उसमें से 6 से 7 रुपए का कंट्रीब्यूशन सिर्फ ईरान एंड सऊदी अरेबिया का था। यदि हम कोहिनूर के ज्वाइंट एमडी गुरुनाम अरोड़ा जी की बात करें, तो उन्होंने भी अपने वर्ड्स में एक टाइम पे कहा था, ईरान हैज बीन ए प्रोमिनेंट मार्केट, 34% शेयर इन इंडियाज बासमती एक्सपोर्ट्स। ईरान कोहिनूर के लिए भी एक बहुत बड़ी मार्केट थी। ये कोहिनूर की लाइफलाइन थी एंड इसमें सबसे बड़ी एक जो चीज थी कि ईरान एक पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्री था। इस चीज पर उस समय किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, बिकॉज माल जा रहा था, चीजें बिक रही थी, इसलिए इस बात पर किसी का कभी गौर ही नहीं गया। एंड यूएस की तरफ से जब भी ईरान पर सैंक्शंस लगती, पेमेंट इश्यूज आते एंड करेंसी कोलैप्स होती, तब कोहिनूर के ऑफिस में फोन आने शुरू हो जाते, ऑर्डर्स होल्ड पे हैं, पेमेंट्स अभी नहीं आ पाएंगी। पर ये रेवेन्यू का एक मेजर पार्ट था और उस समय किसी ने भी ये नहीं सोचा कि यदि ईरान किसी वजह से बंद हो गया तो क्या हो। तो फाइनली 2018 में इस बात का जवाब मिल ही गया। अमेरिका ने 2018 में ईरान पर सैंक्शंस इंपोज कर दिए। स्विफ्ट इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम प्रैक्टिकली बंद हो गया। ईरान के बायर्स पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। गुरुनाम अरोड़ा जी ने उस समय पब्लिकली ये कहा था, लार्ज नंबर ऑफ कंसाइनमेंट्स हैव got stuck at Iranian ports for last several months and the funds of exporters are blocked। कोहिनूर ने माल शिप किया था, लेकिन सारा का सारा माल पोर्ट्स पर ही पड़ा रहा, उनके पास कोई भी पेमेंट नहीं आ पा रही थी। पूरी इंडस्ट्री लेवल में यदि हम बात करें तो उस समय लगभग 2000 करोड़ रुपए की शिपमेंट्स स्टक हो गई थी। बासमती एक्सपोर्ट्स में ईरान का जो टोटल कंट्रीब्यूशन था लगभग 14 लाख टन का, जो कि कुछ ही महीनों में बिल्कुल जीरो हो गया था। एंड इसका सबसे बड़ा झटका किसको लगा? कोहिनूर को, बिकॉज ईरान 34% शेयर कंट्रीब्यूट कर रहा था कोहिनूर के कस्टमर लिस्ट में। अब उस समय कंपनी के पास दूसरा कोई बैकअप प्लान भी नहीं था। सिर्फ इतना नहीं, दूसरी तरफ हम बात करें तो सन 2000 के बाद कंपनी ने ये कहा कि हम सिर्फ बासमती राइस में नहीं रहेंगे, हम हर फूड आइटम्स मींस एक कंप्लीट फूड इंडस्ट्री की कैटेगरी में जाएंगे। एंड कंपनी ने धीरे धीरे सन 2000 के बाद कई नए वेंचर्स एंड एक्सपेरिमेंट या नए इंडस्ट्रीज में जाना शुरू कर दिया। 2015 में अबू धाबी की एक कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर किया। 2016 में सोनीपत में एक फूड प्रोसेसिंग का प्लांट लगाया। हर साल कुछ नया, कोई ना कोई नया वेंचर। बाहर से देखने में कोहिनूर एक ग्रोइंग कंपनी थी, पर अंदर से हर नई चीज पैसा मांग रही थी। मशीनरी के लिए, पैकेजिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मार्केटिंग के लिए। और ये सारा का सारा पैसा कहां से आ रहा था? डेट से। अब धीरे धीरे हर साल लोन का अमाउंट बढ़ रहा था, जो कि किसी ने सीरियसली नहीं लिया। एंड डेट कितना एंड किस स्पीड से बढ़ रहा है, ये किसी ने भी नोट ही नहीं किया। और इसी बीच बासमती इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ने लगा। केआरबीएल इंडिया गेट के साथ एग्रेसिव हो गया, एलटी फूड्स दावत के साथ, यूएसए में, यूके में, इंडिया में, हर एक जगह एक कंपटीशन क्रिएट हो रहा था। कोहिनूर 60 से ज्यादा कंपनीज में
काम कर रहा था, बट कहीं भी मार्केट लीडर नहीं था। हर जगह थोड़ा थोड़ा, कहीं भी डोमिनेंस नहीं थी। फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 1157 करोड़ था उस समय कंपनी के पीक समय में। स्टॉक मार्केट में यदि हम बात करें तो मार्केट शेयर 100% की ग्रोथ से ऊपर चल रहा था। इन्वेस्टर्स खुश थे, सबको अच्छा लग रहा था बाहर से, पर अंदर उसी साल के क्वार्टर 3 में नेट प्रॉफिट 87% गिर गया। क्यों? क्योंकि ये एक वार्निंग साइन था जो किसी ने सीरियसली नहीं लिया। फिर 2013-18 में तीन चीजें एक साथ हुई। पहली, ईरान सैंक्शंस, इसकी वजह से पोर्ट्स पर पड़ा रहा एंड करोड़ों रुपए स्टक हो गए। दूसरी, कस्टमर से पेमेंट आनी लेट हो गई। पहले 62 डेज में पेमेंट आती थी, अब ये बढ़ के 75 डेज हो गए। अब आप समझ सकते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में एक एक दिन पेमेंट का लेट होना कितने मायने रखता है। यहाँ तो 13 दिन की बात थी। कहने में 13 दिन बहुत छोटे लगते हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए 13 दिन कई करोड़ रुपए की पेमेंट्स है। क्योंकि पेमेंट आनी तो रुक सकती है, बट जानी नहीं रुक सकती। स्टाफ की सैलरीज, वेंडर्स की पेमेंट, बैंक्स की ईएमआई, इसमें से आप किसी भी चीज को प्रैक्टिकली नहीं रोक सकते। कैश का रुकना एक या लेट आना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तीसरी चीज, मार्केट में कंपटीशन बढ़ना शुरू हो गया। केआरबीएल एंड एलटी फूड्स, जब कोहिनूर ईरान में फंसा था, दोनों डोमेस्टिक मार्केट में एग्रेसिव हो गए। हर तरफ से कोहिनूर स्क्वीज हो रहा था। तीन चीजें एक साथ। फाइनली जून 2018 कंपनी के लोन अकाउंट्स एनपीए डिक्लेयर हो गए। वो कंपनी जो रॉयल पैलेसिस को राइस सप्लाई करती थी, आज बैंक्स के नोटिस रिसीव कर रही थी एनपीए के बाद। कोई एक दिन का क्रैश नहीं था ये। कंपनी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी और फिर गिर गई। 2017 में कंपनी का रेवेन्यू था 1157 करोड़ रुपए। 2019 में कंपनी का रेवेन्यू था 598 करोड़ रुपए। 2021 में ये रेवेन्यू था 266 करोड़ रुपए एंड 2022 का रेवेन्यू था 98 करोड़ रुपए। हर नंबर के पीछे एक साल की कोशिश थी, मेहनत थी, उम्मीद थी, पर कल बेटर नहीं हो पाया। फाइनली कोर्ट ने ऑर्डर दिए बैंक्स को 926 करोड़ रुपए वापस करने के लिए एंड स्ट्रेस में कंपनी को अपना सोनीपत का प्लांट सिर्फ 190 करोड़ रुपए में बेचना पड़ गया, जो कि 7 साल पहले ही तैयार हुआ था। सिर्फ 190 करोड़ रुपए, इतना बड़ा प्लांट और इतनी छोटी सी कीमत। कंपनी की नेटवर्थ नेगेटिव 163 करोड़ रुपीस हो गई। मतलब कंपनी के पास जो कुछ भी था, देनदारी उससे भी ज्यादा थी। एम्प्लॉय सिर्फ 95 बचे। मार्केट कैप 99 करोड़ पे आ गया। कोहिनूर का ब्रांड आज भी जिंदा है। मलेशियन एयरलाइंस आज भी याद है। रॉयल पैलेसिस आज भी याद है। गुरनाम अरोड़ा जी आज भी इंडस्ट्री मीटिंग्स में जाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट है। लेकिन कंपनी सरवाइव नहीं कर पाई। क्यों? एक सिंपल सी बात, ब्रांड एक नाम है, बट बिजनेस एक सिस्टम होता है। कोहिनूर का नाम तो था, बट वो सिस्टम्स क्रिएट नहीं हो पाए जो कंपनी को चलाने के लिए चाहिए। 60 से ज्यादा कंट्रीज में प्रेजेंस थी, बट कहीं भी डोमिनेट नहीं कर पा रहे थे। लोन बढ़ता रहा, बट किसी ने भी नोटिस नहीं किया। नई चीजें शुरू होती रही, बट कोर पर इतना स्ट्रॉन्ग फोकस नहीं था। जब तीन चीजें एक साथ हुई तो कंपनी अपने आप को नहीं बचा पाई। इसी सिचुएशन में कंपनी की स्ट्रेंथ, सिस्टम्स, इन चीजों का पता चल रहा है। और किसी भी बिजनेस या इंडस्ट्री के लिए केवल ब्रांड नेम होना ही काफी नहीं है। ये सिर्फ एक कोहिनूर की कहानी नहीं है, ये उन तीन भाइयों की कहानी थी जिन्होंने एक अलग से सपना देखा एंड अपने उस सपने को साकार करने के लिए कंपनी को उस लेवल तक लेकर भी गए। यहाँ हर छोटे या बड़े बिजनेसमैन के लिए एक लेसन भी है। चाहे आपका बिजनेस छोटा हो या बड़ा, ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है।
जब आप किसी एक मार्केट पे, किसी एक कस्टमर पे या किसी एक वेंडर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन कभी भी आपके बिजनेस में भी आ सकती है। यही सबसे बड़ा रिस्क है किसी भी बिजनेस के लिए। उसी पंजाब में, उसी जमीन में, उसी बासमती में एक और कहानी, जो 60 कंट्रीज में नहीं थे, जहां गए वहां नंबर वन बने। एक अलग सोच, एक अलग तरीका, एंड कंपनी का नाम एलटी फूड्स। अब उसी पंजाब में, उसी जमीन में एक और कहानी जो बहुत अलग थी। 1940s, अमृतसर से कुछ ही दूर भिकविंड, एक छोटा सा गांव, जहां लालचंद जी और तीरथ राम जी, दो भाई, एक छोटी सी किराने की दुकान। कोई बड़ी सोच नहीं, बस एक ही काम, अपने गांव के लोगों को अच्छा सामान देना, रोज एक एक कस्टमर का ट्रस्ट जीतना। एंड लालचंद जी के बेटे रघुनाथ जी, रघुनाथ जी ने अपने फादर के साथ काम सीखना शुरू किया, दुकान में बैठना शुरू किया, एंड कस्टमर्स की बात सुननी शुरू की। माल दिखाते, लोगों से बात करते, और धीरे धीरे एक चीज सामने आई, बासमती, जो कि सिर्फ हरियाणा एंड पंजाब की खास जमीन पर ही उगती है। दुनिया में कोई और जमीन वो नहीं दे सकती। उसकी एक अलग खुशबू थी, अलग से एक मिठास थी। रघुनाथ जी ने सोचा, जो चावल इतना खास है, उसे एक पहचान भी थोड़ी सी खासी मिलनी चाहिए, और उन्होंने 1950 में राइस ट्रेडिंग की शुरुआत की। एक छोटी सी शुरुआत, पर एक चीज थी जो उन्हें बाकियों से अलग करती थी। वो हर चावल के दाने को खुद इंस्पेक्ट करते, फील करते, स्मेल करते, एंड उनको एक सोच थी कि यदि ग्राहक को अच्छी क्वालिटी का चावल मिलेगा, तभी इस काम की एक पहचान होगी। विजय जी ने, जो कि रघुनाथ जी के बेटे हैं, उन्होंने बाद में बताया, जब छोटे थे और फादर को काम करते हुए देखते थे, तो रघुनाथ जी एक ही बात, या ये बोलते थे कि बेटा, रूल्स आर सिंपल, स्टार्ट विद एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट, नेवर फॉरगेट दैट योर एम्प्लॉइज आर द की टू योर सक्सेस, सेल ओनली व्हाट यू वुड बी प्राउड टू फीड योर फैमिली एवरी डे। ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं थी, ये जिंदगी जीने का एक तरीका था, जो कि आज 75 साल बाद भी एलटी फूड्स में जिंदा है। 1950 से 1977 तक 27 साल, इन 27 सालों में कोई ब्रांड नहीं, कोई एक्सपोर्ट नहीं, सिर्फ पंजाब के आसपास लोकल मार्केट्स में काम किया, अच्छी क्वालिटी बनाई, अच्छे रिश्ते बनाए, लोगों से रिश्ता जोड़ा। 27 साल। आज के जमाने में, जहां हर कोई जल्दी में है, सबको जल्दी चाहिए, ये सोचना भी मुश्किल है, पर यही वो नींव थी जो अगले 75 साल तक कंपनी को खड़ा रख सकती थी। 1977 में रघुनाथ जी ने एक बड़ा कदम उठाया, बिकविंड में पहली राइस मिल लगाई, एंड कंपनी का नाम रखा लालचंद तीरथराम राइस मिल्स, एलटी, अपने दादा परदादा के नाम से शुरू हुई। सो लालचंद जी और तीरथराम जी, जो पहले किराने की दुकान चलाते थे, उनका नाम इस मिल में आने के बाद सदा के लिए जीवित हो गया। 1978 में रघुनाथ जी के बेटे विजय कुमार अरोड़ा जी अपने फादर के काम को समझने के लिए उसमें एंटर हुए। पर विजय जी की एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, विजय जी डॉक्टर बनना चाहते थे। साउथ इंडिया में एक मेडिकल कॉलेज में उनका नंबर भी आ गया था, पर घर वालों ने कहा, इतनी दूर मत जाओ। विजय जी रुके, एंड बाद में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बायोलॉजी में डिग्री ली, और फिर फादर के साथ काम में लग गए। राइस ट्रेडिंग शुरू में उन्हें एक्साइटेड नहीं लगता था, पर धीरे धीरे उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि दुनिया में लोग बासमती को चाहते हैं, हर कोई चाहता है, पर उन्हें मिलती नहीं है एक अच्छी पैकेजिंग में, एक परफेक्ट क्वालिटी के साथ, जो कि पक्की हो। ये एक वो जगह थी जिसे भरने के लिए उन्होंने कदम उठाने शुरू किए। विजय जी ने बाहर के मार्केट्स में जाना शुरू किया, कॉल्स किए, लेटर लिखे,
फिर एक दिन एक ऑर्डर आया कॉन्टिनेंटल ग्रेन कंपनी का, एक अमेरिकन कंपनी। ऑर्डर था 30 करोड़ रुपए का, 30 करोड़, जबकि उस समय कंपनी का काम सिर्फ 1 करोड़ का था। 30 गुना बड़ा ऑर्डर एक ही बार में। बाद में विजय जी ने खुद बताया कि मैं ये खुद नहीं जानता था कि ऑर्डर कैसे पूरा होगा, क्योंकि ऑर्डर कोई छोटे अमाउंट का नहीं था। और यहाँ विजय जी ने कुछ ऐसा किया जो बहुत से लोग करने के लिए सोचते हैं। ईगो नहीं रखी, किसी और के पास गए। बिशन स्वरूप किशन एग्रो, इंडिया का एक फेमस या बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हाउस। विजय जी ने सीधा कहा, मेरे साथ मिलकर काम करो, मुझे सिखाओ, मैं सीखूंगा और डिलीवर करूंगा। दोनों ने मिलकर काम किया। ऑर्डर टाइम पे डिलीवर हुआ। क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि अमेरिकन कंपनी बहुत खुश हुई और उसने पहले ही साल में मीन्स उस पहले ही साल में एलटी 1 करोड़ से 100 करोड़ तक पहुंच गई, क्योंकि क्वालिटी ने अपना काम किया, विजय जी ने अपना काम किया एंड दूसरे ऑर्डर्स आने लगे। तब इतने बड़े लेवल पर काम को करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। 1990 तक सिर्फ राइस था, कोई ब्रांड नहीं था। लोग मार्केट में जब भी चावल खरीदने के लिए जाते थे तो केवल यही बोलते थे 1 किलो या 2 किलो चावल दे देना। फिर किसी ने सोचा क्यों ना राइस को नाम दिया जाए। फर्क सिर्फ सोच का नहीं था, ये बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत थी। विजय जी ने सोचा अगर ये दुनिया का सबसे अच्छा चावल है तो इसका नाम भी उतना ही अच्छा होना चाहिए, एक पहचान होनी चाहिए। तो नाम रखा दावत। पहली बार पैकेजिंग आई, ब्रांड आया, पहचान आई। लोग केवल ये नहीं बोलते थे कि 1 किलो या 2 किलो चावल दे देना, वो बासमती चावल देना जिस पर दावत लिखा हो। अब दावत बासमती एक नाम बनना शुरू हुआ। दावत मतलब किसी को प्यार से बुलाना, खास मौका, अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा बनाना, बिरयानी, पुलाव, ईद का मौका, शादी का मौका, किसी भी फैमिली सेलिब्रेशन का मौका। तब लोग इंडिया में खुले चावल ही खरीदते थे, पैक्ड चावल खरीदने का ट्रेंड नहीं था। लोग ये मानते थे सबसे सस्ता सबसे अच्छा। पर दावत को अपने पे भरोसा था। एक एक शहर में एक एक दुकान पे बार बार अच्छी क्वालिटी के साथ। और विजय जी के 3 और भाई भी थे, अश्वनी जी, सुरेंद्र जी एंड अशोक जी। चारों ने मिलके काम किया। एक ही लक्ष्य, अच्छा खाना दुनिया के हर घर तक पहुंचाना। अश्विनी जी ने एक बार कहा, मेरे बापू जी ने जो काम शुरू किया, मेरे भाई विजय ने इसे आगे बढ़ाया। हमारा काम था वो चीज जो बापू जी ने सिखाई उसे कभी नहीं भूलना। सुरेंद्र जी ने भी एक बार कहा, पहले हाथ से चेक करते थे हर बैच को, अब नई टेक्नोलॉजी एंड मशीन्स आ गई हैं, बट उसके बाद भी क्वालिटी टीम हर बैच को पर्सनली इंस्पेक्ट करती है, हर दाने को चेक करती है, स्मेल करती है। उसके बाद ही डिसाइड किया जाता है कि क्या हम उसे बेचेंगे या नहीं, या वो जो क्वालिटी होनी चाहिए उसको डिजर्व करता है या नहीं। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये एक बाप ने जो अपने बच्चों को सीख दी थी, जो अपने बच्चों को सिखाया था, और आज तीसरी पीढ़ी वही उसी इज्जत के साथ उसे आगे बढ़ा रही है। सन 2006 में कंपनी बीएससी पर लिस्ट हुई। क्यों? और आगे बढ़ने के लिए पैसा चाहिए था। पर पहले क्यों नहीं? क्योंकि इससे पहले कंपनी ने अपनी नींव मजबूत की, अपने पैरों पर खड़ी हुई, प्रॉफिटेबल बनी, अपना नाम बनाया, तब हाथ से पैसे के लिए कदम उठाया। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। सन 2007 में विजय जी ने एक और बड़ा कदम उठाया। अमेरिका में एक ब्रांड था रॉयल, उन्होंने उसे एलटी फूड्स में टेक ओवर कर लिया, मीन्स खरीद लिया। बट अमेरिका क्यों? क्योंकि अमेरिका में बहुत इंडियंस रहते हैं एंड बासमती की एक कंफर्म्ड मार्केट है, डिमांड थी, पर कोई बड़ा इंडियन ब्रांड वहां पे प्रेजेंट नहीं था। एलटी फूड्स ने रॉयल को लिया
उसमें पैसा लगाया, टीम बनाई, काम किया। सोचिए एक बार, वो विजय जी जो पहली बार 30 करोड़ का ऑर्डर मिलने पर उसे हैंडल करना नहीं जानते थे, बट उन्होंने सीखा, काम किया और आगे बढ़े। यही होता है जब 27 साल की नींव होती है और उसके बाद 29 साल की पक्की मेहनत होती है। विजय जी ने खुद कहा, एज एल टी फूड celebrates 3 generations, the success of Royal touches me on an emotional level because my father's dream of being a global rice expert has now become a reality. रघुनाथ जी का सपना था अपने गांव के लोगों को अच्छे चावल देना। विजय जी ने उस सपने को अमेरिका तक पहुंचाया और इसका रिजल्ट क्या रहा? रॉयल आज अमेरिका का नंबर 1 बासमती ब्रांड है। 60% से ज्यादा मार्केट शेयर, मतलब हर 10 में से 6 बासमती के पैकेट अमेरिका में रॉयल के बिकते हैं। और सिर्फ ब्रांड नहीं, मैन्युफैक्चरिंग भी फैलाई गई धीरे धीरे, एक एक कदम। 1977 में बिकवेंड में पहली राइस मिल, वो पहला कदम था। उसके बाद 1995 में सोनीपत हरियाणा में पहला प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया। बाद में सन 2000 में बहालगढ़ में बड़ा प्लांट लगाया गया। इसके बाद कंपनी 400 करोड़ की हो गई, एक प्लांट, और पूरी कंपनी का साइज 10 गुना बढ़ गया। 2007 में भोपाल मध्य प्रदेश में दूसरा बड़ा प्लांट, 2017 में नीदरलैंड्स, यूरोप में पहला प्रोसेसिंग प्लांट किसी भी इंडियन फूड ब्रांड का, $15 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, 60,000 टन की कैपेसिटी। विजय जी ने कहा, हम दावत को यूरोप के हर घर में ले जाना चाहते हैं और आज दुनिया में 9 प्लांट्स एलटी फूड्स के पास है। इंडिया में, अमेरिका में, यूरोप में, यूके में। ये सिर्फ प्लांट्स नहीं है, ये वो सिस्टम है जो नाम को काम में बदलता है। कोहिनूर के पास नाम था, एलटी फूड्स के पास ये 9 प्लांट्स हैं। हर एक प्लांट, हर एक नए मार्केट में एंट्री, एक एक नए कस्टमर का भरोसा, एक एक नई रेवेन्यू का सोर्स। बिगफिट से नीदरलैंड तक 75 साल, 9 प्लांट्स, एक ही मिशन। और सिर्फ अमेरिका नहीं, फाइनेंशियल ईयर 2026 में यूके में 45 मिलियन पाउंड्स का काम, 2030 तक वहां 100 मिलियन पाउंड्स का टारगेट। यूरोप में 34% ज्यादा काम हुआ। साउथ ईस्ट एशिया में नया मार्केट शुरू किया, एक जगह पकड़ बनाई, फिर आगे अगली मार्केट, फिर वहां पकड़ बनाई, फिर अगली मार्केट, फिर वहां पकड़ बनाई, फिर आगे बढ़े। इंडिया में भी 64 लाख से ज्यादा घरों में दावत यूज किया जाता है। इंडिया में 23.7% मार्केट शेयर, ऑनलाइन ब्लिंकिट पे, जेप्टो पे, स्विगी पे 45% से ज्यादा की ग्रोथ। प्रीमियम प्रोडक्ट्स, बाकी सब चीजें 2 से ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई। फाइनेंशियल ईयर 2026 में अमेरिका ने इंडिया के प्रोडक्ट्स पर नई ड्यूटी लगाकर यहाँ के प्रोडक्ट्स को वहां बेचने के लिए एक एंट्री बैरियर बनाना शुरू किया। एलटी फूड्स जो पहले से वहां मौजूद था, उसके मार्जिन पर भी असर पड़ा। अश्विनी जी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 क्वार्टर 4 की अर्निंग कॉल्स में इन्वेस्टर्स के सामने सीधा कहा, ये हमारे लिए एक मौका था। वहाँ थे, हमारी टीम थी, हमारे सिस्टम थे, दूसरे वहां नहीं थे, तो हम और ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच पाए। ये वो वक्त था जब सिस्टम्स और नाम दोनों में फर्क सामने नजर आ रहा था। एलटी फूड्स के पास सिर्फ नाम नहीं, सिस्टम थे। तो इस मुश्किल के टाइम में भी उन्होंने अवसर ढूंढा। कोहिनूर के पास नाम था, तो मुश्किल के टाइम पर मुश्किल और बड़ी हो गई। रितेश अरोड़ा जी, विजय अरोड़ा जी के बेटे, तीसरी पीढ़ी, उन्होंने भी फाइनेंशियल ईयर 2026 की क्वार्टर 4 की अर्निंग कॉल्स में बताया अपने इन्वेस्टर्स को, इंडिया में बिरयानी किट में हम पहले नंबर पर हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे 60 से 65% मार्केट शेयर हमारा है। हम इस कैटेगरी को और बड़ा बनाना चाहते हैं। सोचिए, रघुनाथ जी 1950 में जो कि अपने गांव के लोगों को अच्छे चावल देना चाहते थे, आज
इन्वेस्टर्स के सामने खुद अपनी कंपनी के फ्यूचर को उनकी तीसरी जनरेशन प्रेजेंट कर रही है। वही मिशन, वही मेहनत और वही लगन। और विजय अरोड़ा जी के दूसरे बेटे हैं अभिनव अरोड़ा जी, जो अमेरिका में एलटी फूड्स के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने एक बार कहा, माय डैड परसीव्ड राइस नॉट जस्ट ए सब्सटेंस बट एन एक्सपीडिशन दैट कुड बी शेयर्ड ग्लोबली। ये एक लाइन थी जो इस पूरी कंपनी की सोच को बयां करती है। चावल सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं, ये एक सफर है जो बिकविंड से शुरू होके छोटे से गांव से शुरू हुआ और आज दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में पहुंच गया। रघुनाथ जी 1950 में अपने गांव के लोगों को अच्छा चावल देना चाहते थे। विजय जी ने उस सपने को बढ़ाया, आगे पहुंचाया। रितेश जी और अभिनव जी 2026 में 64 लाख से ज्यादा घरों में वही क्वालिटी पहुंचा रहे हैं। तीसरी पीढ़ी, वही मिशन, वही मेहनत, वही इज्जत, सिर्फ परिणाम बदल गया। ये कहानी सुनने में सीधी लगती है, लेकिन नहीं। 1940s में छोटी सी दुकान, 1950 में चावल का काम, 1977 पहली मिल, 1978 पहला बड़ा ऑर्डर, 1 करोड़ से 100 करोड़ की जर्नी, 2007 अमेरिका में ब्रांड खरीदना और बनाना, 2026 11,023 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। पर जो नजर नहीं आता वो एक चीज, वो है 27 साल की मेहनत। जब कोई जानता भी नहीं था इन्हें, वो पहला 30 करोड़ का ऑर्डर, जब ये नहीं पता था कि कैसे पूरा होगा, पर उन्होंने हाथ नहीं झाड़े। वो दावत का पहला साल, जब किसी ने सीरियसली नहीं लिया, वो एक एक शहर, एक एक दुकान, एक एक ग्राहक, वो रघुनाथ जी की सीख आज भी 3 पीढ़ियों में जिंदा है। 75 साल की मेहनत 11,023 करोड़ के रेवेन्यू में नजर आती है। अब दोनों कंपनियों को साथ रख के देखो, कोहिनूर अमृतसर की गली से, एलटी फूड भिखंडा के एक छोटे से गांव से, दोनों पंजाब से, दोनों बासमती राइस, दोनों एक ही जमीन में शुरू हुए। कोहिनूर ने नाम बनाया और सोच लिया कि नाम ही काफी है। एलटी फूड्स ने नाम बनाया, पर नाम के साथ साथ मार्केट तैयार की, सिस्टम्स बनाए, वो चीजें तैयार की जो एक कंपनी के लिए होनी चाहिए। एलटी ने एक एक जगह अपनी पकड़ बनाई और धीरे धीरे बढ़ते रहे। अब हम बात करेंगे कोहिनूर की उन 3 गलतियों के बारे में जो कि किसी भी बिजनेस में हो सकती है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। कोहिनूर की सबसे पहली गलती थी, सिर्फ नाम पे भरोसा किया, बिजनेस सिस्टम उतने स्ट्रॉन्ग बिल्ड नहीं किए। कोहिनूर का नाम था, आज भी है, मलेशिया एयरलाइंस, रॉयल पैलेसेस, गिनीज रिकॉर्ड, ये सब जेन्युइन था, एक हकीकत थी, सपना नहीं। नाम का मतलब है लोग जानते हैं, इज्जत करते हैं, मार्केट में पहचान है। लेकिन बिजनेस सिस्टम का मतलब है आपके बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है, कलेक्शन की स्पीड कैसी है, सप्लाई चेन पे कंट्रोल कितना है। एलटी ने इन सभी चीजों पे बहुत डेप्थ में काम किया। इंडिया में 1,72,000 से भी ज्यादा आउटलेट्स पे प्रेजेंस, 1400 से ज्यादा ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 80,000 किसान सीधे जुड़े हुए हैं। ये बिजनेस सिस्टम की वो सच्चाई है जो ब्रांड को कस्टमर तक पहुंचाती है। हर साल 350 से ज्यादा करोड़ रुपए नए सिस्टम्स, नई चीजों पे, नई मार्केट में लगाना। कोहिनूर 60 से ज्यादा कंट्रीज में प्रेजेंट था, बट कहीं भी नंबर 1 नहीं था। नाम था, बट कहीं भी लीड नहीं करता था। जब 2026 में अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड पे टैरिफ इम्पोज किए, उस समय एलटी के वही सिस्टम्स काम आए। वो अमेरिका में प्रेजेंट थे एंड उन्होंने इस प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया एंड उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड अब वहां पहले से और भी ज्यादा बढ़ गई। यही फर्क होता है सिर्फ नाम और नाम के साथ उतने स्ट्रॉन्ग सिस्टम होने पर। दूसरी गलती, कमाई के लिए सिर्फ किसी एक चीज पर डिपेंड होना। एक सिंपल सा सवाल, अगर आपके बिजनेस में
कोई एक कस्टमर मेजर रोल प्ले कर रहा है या कोई एक मार्केट मेजर रोल प्ले कर रही है, यदि वहां किसी वजह से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी अर्निंग सडनली बंद हो जाएगी। जो कि सेम कोहिनूर के साथ था, बिकॉज कोहिनूर का मेजर मार्केट ईरान था। ईरान के साथ जैसे ही प्रॉब्लम बढ़ी, उनके बिजनेस पे उसका मेजर इम्पैक्ट आ गया। बाकी जो भी मार्केट्स थी वहां उनका डोमिनेंस नहीं था। वो 60 कंट्रीज में ऑपरेट तो कर रहे थे, बट किसी भी कंट्री में स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं थे। अब इसे नाव की तरह लीजिए, यदि कोई भी नाव मछली पकड़ने के लिए सिर्फ एक ही जगह जाती है, अगर उस एक जगह प्रॉब्लम आ जाए, अल्टीमेटली उस नाव को वापस आना पड़ेगा। लेकिन यदि उस नाव ने 5 अलग अलग जगह पर जाल बिछाए हैं, कोई एक जाल खाली भी हो गया तो 4 जगह से उसको मछली मिल ही जाएगी। उसी तरह से एलटी ने यूएस में 60% से ज्यादा मार्केट शेयर, फिर यूके में 40 मिलियन पाउंड्स 2026 में, फिर यूरोप में, इंडिया में 64 लाख ज्यादा लोगों तक पहुंच। मीन्स किसी एक जगह अगर प्रॉब्लम आ भी जाए तो दूसरी जगह से उसको कवर अप किया जा सकता है। बट कोहिनूर इस चीज में लीड नहीं कर पाई। यही एक गलती कंपनी को धीरे धीरे वीक करती चली गई। जैसे ही ईरान की मार्केट खत्म हुई, कंपनी का डाउनफॉल होना शुरू हो गया। तीसरी गलती, डेट बढ़ता रहा बट किसी ने उसे सीरियसली नहीं लिया। ये एक गलती सबसे खतरनाक गलती है। एग्जाम्पल के लिए, आप पानी में धीरे धीरे नमक मिलाना शुरू करते हैं, शुरू में तो फील नहीं होता, बट एक टाइम वो आता है जब पानी पीने लायक ही नहीं बचता। सो यही चीज कोहिनूर में भी हो रही थी। नए नए प्रोडक्ट्स, नई नई चीजें, हर चीज डेट से फंड हो रही थी। एंड धीरे धीरे डेट इस तरीके से बढ़ता जा रहा था जो कि कंपनी के रेवेन्यूज को ही खत्म कर रहा था। एक बार जो इवन ये सिचुएशन थी, एक क्वार्टर में कोहिनूर ने 9.18 करोड़ सिर्फ इंटरेस्ट पे किया, और उस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 55 करोड़ रुपए। मीन्स हर 100 रुपए की सेल के लिए 17 रुपए सिर्फ इंटरेस्ट में चले गए। अब आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि यदि 17 रुपए आपकी सेल में से सिर्फ इंटरेस्ट में जा रहे हैं तो कंपनी के पास अल्टीमेटली क्या बचेगा। अब हम बात करते हैं एलटी फूड्स के मॉडल की। एलटी फूड्स का ये वो मॉडल है जो कोई भी बिजनेस अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकता है। एंड एक सबसे सक्सेसफुल मॉडल, सबसे पहला असूल, क्वालिटी से कभी भी समझौता नहीं। रघुनाथ जी ने 1950 में एक ही चीज सीखी थी, सिर्फ वही बेचो जो आप अपने घर में अपने बच्चों को खिला सकते हो। ये वही भरोसा या वही क्वालिटी 75 साल बाद भी आज भी काम कर रही है, जो कि उनके बिजनेस में दिखती है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में एक बड़ा शिफ्ट हुआ प्रीमियम प्रोडक्ट्स में। प्रीमियम प्रोडक्ट्स बाकी प्रोडक्ट्स के मुकाबले 2 गुना तेजी से ग्रो हुए। क्यों? क्योंकि कस्टमर अब क्वालिटी के लिए ज्यादा पैसा देने को तैयार था। उसे वो चीज चाहिए जिस पर वो भरोसा कर सकता हो, और एलटी ने वो भरोसा पिछले 75 साल से एक एक बैच को पर्सनली इंस्पेक्ट करके खड़ा किया है। दूसरा असूल, पहले एक जगह मजबूत करो फिर अगली जगह जाओ। ये एक सिंपल रूल है। एलटी ने इसे फॉलो करते हुए आज अपनी कंपनी के रेवेन्यू को 11,023 करोड़ तक पहुंचा दिया। 2007 में अमेरिका गए, रॉयल ब्रांड खरीदा, वहां से आगे तब बढ़े जब उस मार्केट में अपनी एक मजबूत पकड़ बना ली। उसके बाद यूके गए, यूरोप गए, साउथ ईस्ट गए। मीन्स स्टेप बाय स्टेप अगली जगह तब मूव किया जब पहली जगह मजबूत हो गई। और फाइनेंशियल ईयर 2026 में जब अमेरिका ने टैरिफ्स लगाए, सब लोग डर गए, बट एलटी ने कहा ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि उनकी यूएस में जो पकड़ थी वो काफी मजबूत थी, उनके सिस्टम थे जिन्होंने काम किया और इस आपदा को भी एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं तीसरा असूल। तीसरा असूल, आने वाले वक्त के लिए पहले से तैयारी करना। एलटी फूड्स ने देखा लोग अब घर पे जल्दी खाना चाहते हैं, ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं, ऑनलाइन से
खरीदारी जल्दी चाहते हैं तो उन्होंने रेडी टू हीट और रेडी टू कुक शुरू किया। 5 साल में ये काम 2.5 गुना बढ़ गया। फाइनेंशियल ईयर 2026 में 187 करोड़ का रेवेन्यू। दावत बिरयानी किट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे 60 से 65% मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग 30 साल से बिल्ड कर रहे हैं। 80,000 एकड़ से ज्यादा एरिया, 80,000 किसान डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और 1,10,000 एकड़ जमीन पर ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। क्विक कॉमर्स, ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी फाइनेंशियल ईयर 2026 में 40% से ज्यादा बढ़ा। कोर मजबूत था तब चीजें और जल्दी बढ़ती चली गई। कोहिनूर ने उल्टा किया। कोर कमजोर था, दूसरे एरिया या दूसरे प्रोडक्ट्स में तेजी से बढ़ने की कोशिश की। बीइंग ए कंसल्टेंट हमारे पास हर तरह के लोन की फाइल्स आती है। उसमें से कुछ अप्रूव होती हैं, अनअप्रूव भी होती हैं। कुछ कोहिनूर की तरह धीरे धीरे ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो खत्म हो जाती है। अगर कोहिनूर की फाइल 2015 में लोन के लिए आई होती तो इसमें ऑब्जर्व करने वाली 3 चीजें थी। पहली चीज, रेवेन्यू कंसंट्रेशन, मतलब एक ही जगह से की रेवेन्यू का कितना बड़ा हिस्सा आ रहा है। मतलब आपके बिजनेस में जो टोटल रेवेन्यू है वो कहाँ कहाँ से है। उसमें से कोई एक ऐसा मेजर सोर्स तो नहीं है जो आपके रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा हो। बिकॉज यदि कोई एक ऐसा सोर्स है जो आपके रेवेन्यू में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, अगर वहां किसी भी तरह का इश्यू होता है तो अल्टीमेटली आपके रेवेन्यू पर एक बहुत बड़ा डेंट आएगा, माइनर नहीं मेजर। जो कि सेम चीज कोहिनूर के केस में भी देखने वाली थी। अब इसमें दूसरी नोट करने वाली जो चीज थी वो थी डेटर डेज। डेटर डेज मीन्स कस्टमर आपको कितने दिन में पेमेंट दे रहे हैं। कोहिनूर में ये फिगर 62 से इम्प्रूव होकर के 75 तक चली गई थी। मीन्स 13 दिन का फर्क। 13 दिन कहने के लिए तो एक बहुत छोटी सी फिगर है, बट कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कोई भी बहुत बड़ा प्लांट, उसके लिए एक एक दिन बहुत बड़ी कीमत है। मीन्स आपने जो पैसे मार्केट से लेने हैं अब आपको वो 13 दिन लेट मिलेंगे, परंतु उस बीच में आपकी सैलरीज चल रही है, आपकी लोन की ईएमआईज टाइम पे जानी है, आपके वेंडर्स की पेमेंट टाइम पे जानी है, लेकिन आपके अपने पैसे और 13 दिन लेट आएंगे। जबकि एलटी फूड्स ने इस चीज को इम्प्रूव करते हुए फाइनेंशियल ईयर 2026 में अपने ये टाइम को 20 दिन और इम्प्रूव किया है। यही वो फिगर है जो एक टाइम पे आपके लोन को एनपीए तक भी ले जा सकती है। तीसरी जो नोट करने वाली चीज थी वो थी आईसीआर मीन्स इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब इसका मतलब क्या है कि आप अपने बिजनेस में अपने रेवेन्यूज में से कितना हिस्सा है जो एज ए इंटरेस्ट बैंक को पेयर कर रहे हैं टुवर्ड्स लोन। कोहिनूर की यदि हम बात करें तो कोहिनूर में एक टाइम उस समय ऐसा था, एक क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 4.93 सीआर एंड इंटरेस्ट की पेमेंट थी 9.18 सीआर। मीन्स की कमाई इतनी भी नहीं थी कि आप अपने इंटरेस्ट की पेमेंट को कर सके। सिंपल रूल, यदि आपके इंटरेस्ट की कवरेज रेशियो 2 से ऊपर है, सेफ जोन में है। यदि 1 से 2 के बीच में है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन यदि ये 1 से भी कम है तो आप बहुत सीरियस कंडीशन में है, जो कि उस समय कोहिनूर की कंडीशन थी। अब इन दोनों कंपनी की स्टोरी समझने के बाद हम बात करते हैं वो 3 रियल कैलकुलेशंस जो आप भी अपने बिजनेस में अभी कर सकते हैं, और ये तीनों कैलकुलेशंस आपके बिजनेस में एक मेजर रोल प्ले करती हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कैलकुलेशन, रेवेन्यू कंसंट्रेशन मींस आप ये नोट कीजिए कि आपकी इनकम में से या आपका रेवेन्यू जिन जिन सोर्सेज से आ रहा है उसमें से सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है। मींस कोई एक कस्टमर, कोई एक सिटी, कोई एक प्रोडक्ट, कोई एक मार्केट। अब ये निकालिए कि उस सोर्स का आपके रेवेन्यू में टोटल कितने परसेंट का कंट्रीब्यूशन है। मींस आप उसका कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय आपका रेवेन्यू इनटू 100। ये निकालने के बाद जब आप निकालेंगे कि इस फॉर्मूले से कि
उस सिटी, सेगमेंट, कस्टमर, प्रोडक्ट का टोटल कंट्रीब्यूशन आपके टोटल रेवेन्यू में क्या है। यदि ये कंट्रीब्यूशन 30% से कम है, ठीक है, इसका मतलब यदि इस सोर्स पे कोई इफेक्ट आता भी है तो आपके पास 70% दूसरे सोर्सेज से रेवेन्यू जनरेट करने का सोर्स आज भी रेडी है। बट ये फिगर 30% से 50% के बीच में है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आपको दूसरे सोर्सेज पर काम करना चाहिए। बट यदि ये फिगर 50% से ऊपर है तो एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। ईरान के केस में कोहिनूर का टोटल कंट्रीब्यूशन ईरान का 34% के आसपास था, एंड कोहिनूर के पास दूसरा कोई बैकअप प्लान नहीं था, और उस 34% ने ही कोहिनूर को धीरे धीरे खत्म कर दिया। कैलकुलेशन नंबर 2, डेटर डेज मींस कस्टमर ने आज आपसे माल लिया, माल लेने के बाद पेमेंट कितने दिन में वापस आ रही है। अब इसका फॉर्मूला है आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स मींस डेटर्स डिवाइडेड बाय एनुअल रेवेन्यू इनटू 365। यदि ये फिगर 30 दिन से कम है तो बहुत ही बढ़िया। यदि ये 30 से 60 दिन में है, ठीक ठीक है। बट ये 60 या 90 दिन से यदि ऊपर है तो एक वार्निंग साइन है, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी वेरी करेगी, बट उस केस में आपको ये भी देखना है साथ में कि आपकी इंडस्ट्री का क्या ट्रेंड है। यदि आपकी इंडस्ट्री ट्रेंड से आपके डेटर्स की पेमेंट ज्यादा है तो ये आपके लिए एक वार्निंग साइन है। इट मीन्स कहीं ना कहीं या तो आपके प्रोडक्ट में कमी है, आपकी नेगोशिएशन में कमी है, या पेमेंट टर्म्स में कमी है, जो कि आपकी वर्किंग कैपिटल को धीरे धीरे वीक करेगी। तीसरी कैलकुलेशन, इन्वेंट्री टू सेल्स रेशो। ये कैलकुलेशन स्पेशली फूड एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब क्या है, आपके गोडाउन में जितना माल पड़ा हुआ है वो आपकी एनुअल सेल्स का कितने परसेंट है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बासमती राइस को 12 से 24 महीने रखना पड़ता है, उसके बाद ही उसकी क्वालिटी एक प्रीमियम क्वालिटी बनती है। इसलिए एलटी फूड्स का इन्वेंट्री टू सेल्स रेशो की हम बात करें तो वो लगभग 50% के आसपास है। यानी कि 180 दिन का माल उनके पास ऑन एन एवरेज हमेशा स्टॉक में रहता है। पर इसकी एक एडवांटेज और भी है, इससे वो प्रीमियम चार्ज करते हैं। मींस जितना पुराना माल होगा उतनी क्वालिटी अच्छी होगी, जो कि बाद में महंगे रेट पर बिकेगी। बट ये नोट करने वाली बात है कि यदि आपका प्रोडक्ट या आपकी इन्वेंट्री बहुत ज्यादा टाइम तक आपके पास रहती है, मीन्स आपके स्टॉक में रहती है, लेकिन उसका कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, मीन्स यदि आपकी इन्वेंटरी रेशो बहुत कम है, यानी कि मतलब आपके पास जो भी एनुअल रेवेन्यू है उसका 10% ही ऑन एन एवरेज आपके पास स्टॉक रहता है, बहुत अच्छा। यदि वो 10% 20% से ऊपर रहता है लेकिन उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, मीन्स चीज उतने ही रेट पर बिक रही है, तो आपके जितने इन्वेंट्री डेज होंगे वो आपके लिए नुकसान है। इन्वेंट्री टू सेल्स रेशो आपकी नॉर्मली कम होनी चाहिए। यदि ये ज्यादा है तो उसी केस में ये ज्यादा होनी चाहिए जहां आप उस प्रोडक्ट को स्टोर करके हाई वैल्यू के साथ बेच सकते हो, या हाई मार्जिन के साथ आप सेल कर रहे हो। ये सारी चीजें आपको भी अपने बिजनेस में आज ही कैलकुलेट करके देखनी चाहिए। साथ ही आप भी यदि अपने बिजनेस का हेल्थ असेसमेंट या बैंक रेडीनेस टेस्ट करवाना चाहते हैं तो आप नीचे लिखे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए सो दैट वो भी इससे बेनिफिट ले सके। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए सो दैट आपको इस तरह के लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे, जो कि आपके लिए और आपके बिजनेस के लिए बहुत यूजफुल है।